नमस्कार। एजेसो की नई सीरीज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा भारत के एक ऐसे राष्ट्रीय मुख्यमंत्री के बारे में जो अपने आप में एक स्वयंभू है। स्वयंभू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो अपने आप की तुलना एक ऐसे राष्ट्र के साथ कर रहे थे एक समय में जो अपने आप में बहुत विकसित राष्ट्र है। सिंगापुर की बात कर रहा हूं। बात करने जा रहा हूं आज मैं अरविंद केजरीवाल की अर्श से फर्श की कहानी और फर्श से अर्श की कहानी। कैसे इनका उदय हुआ और कैसे इनका सूर्यास्त हुआ। अन्ना हजारे आंदोलन की उपज है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने जन लोकपाल का नाम लेकर, एक अच्छे सुशासन के नाम लेकर दिल्ली की राजनीति में इन्होंने कदम रखा। अरविंद, ऐसा माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे जी के शिष्य हुआ करते थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में राजनीति में आने का फैसला किया। हालांकि इसमें भी बहुत सारे मतभेद हैं क्योंकि इन्होंने राजनीति में आने के लिए पहले मना किया था और इन्होंने मैं आपको एक इंटरव्यू दिखाता हूं जहां पर उन्होंने कहा था कि ये जो राजनीति की जो कुर्सी है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, व्यक्ति में प्रॉब्लम नहीं है, राजनेताओं में प्रॉब्लम नहीं है, इसकी कुर्सी में, इस पद में कोई प्रॉब्लम है। और आज उसी बात को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सार्थक किया। अंदर कुछ ना कुछ समस्या है, जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। कहानी शुरू होती है एक जन लोकपाल जैसे विधेयक के बारे में, और ये चाहते थे कि अपने पार्टी में और अपने राज्य में जन लोकपाल बिल लाया जाए जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके और एक स्वच्छ वातावरण में एक अच्छी राजनीति की निर्माण किया जा सके। दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने एक सिंपैथी कार्ड खेला। अन्ना हजारे जी के साथ में धरना प्रदर्शन में शामिल रहे, इन्होंने भूख हड़ताल किया और दिल्ली की जनता ने इन्हें पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री बनने से पहले इन्होंने बहुत सारी बातें कही कि मुझे किसी भी प्रकार का विशेष सुविधा नहीं चाहिए। विशेष सुविधा हालांकि एक बड़ा घर होता है, एक अच्छा खासा काफिला होता है, एक वीआईपी गाड़ी होती है। इनके पास शुरुआत में एक वैगनार कार हुआ करती थी वी एक्स आई, और उसी से ये सफर करते थे। और उन्होंने बोला था कि मुझे किसी भी प्रकार का वीआईपी कल्चर या एक वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। हालांकि इनके कहने मात्र से कुछ नहीं होता है क्योंकि एक मुख्यमंत्री उस पद की एक गरिमा होती है और एक प्रोटोकॉल, नियम कानून होता है। हालांकि इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे क्योंकि ये एक अधिकारी पद पर कार्य दे चुके थे इनकम टैक्स विभाग में। अब कहानी शुरू होती है इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद में। सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि हमें अपने मंत्रिमंडल में किसी भी प्रकार के दागी विधायकों की आवश्यकता नहीं है, और आप लोग यदि किसी भी विधायक के प्रति कोई भी शिकायत किसी भी थाने में पंजीकृत है या वो अपराधी हैं, हम उनको ना तो टिकट देंगे ना अपने मंत्रिमंडल में साबित करेंगे। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। अब आपको मैं पहली कहानी शुरुआत करता हूं सोमनाथ भारती के साथ, जिसको इन्होंने कानून मंत्री बनाया दिल्ली सरकार में। इनके ऊपर आरोप लगा महिला उत्पीड़न का, अपनी धर्मपत्नी के साथ मारपीट का। एक ऐसे पद पर एक ऐसे व्यक्ति को इन्होंने बिठाया जो खुद घरेलू हिंसा में लिप्त था, महिला सशक्तिकरण के साथ ना खड़ा होने के साथ साथ अपराध में संलिप्त था, और उस व्यक्ति को इन्होंने मंत्री बनाया। हालांकि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, जेल जाना पड़ा। शुरुआत होती यहां से। दूसरा, स्वास्थ्य मंत्री जिसको नियुक्त किया गया सत्येंद्र जैन को, भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त, अपने आप को ईमानदारी का चोगा पहनाने के लिए सत्येंद्र जैन को जेल भेजा गया। बाद में पता चला कि सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के अंदर अपना क्या करा रहे थे पता है आपको? मसाज करा रहे थे, क्योंकि हालांकि लोगों को थाईलैंड जाने की आवश्यकता होती है, पर उन्होंने ये सोचा कि थाईलैंड की आवश्यकता नहीं, क्यों ना हम तिहाड़ जेल को थाईलैंड जैसा अनुभूति कराएं। इन्होंने वहां पर एक फिजियोथेरेपिस्ट जो उनका मसाज करने वाला था, उन्होंने बताया ये फिजियोथेरेपिस्ट
बाद में पता चला कि फिजियो तो नहीं था, वो रेपिस्ट था, जिससे ये मसाज करवा रहे थे स्वतंत्र जैन, जो दिल्ली जैसे राज्य के, जो राजधानी है भारत की, उसके स्वास्थ्य मंत्री थे, और वो स्वास्थ्य का लाभ ले रहे थे एक रेपिस्ट से, और उसको बता रहे थे फिजियोथेरेपिस्ट, यानी फिजियो द रेपिस्ट। ये होगी दूसरी बात। तीसरी कहानी शुरू होती है बहुत कद्दावर और बहुत चौमुखी विकास वाले इनके विधायक का, जिनको इन्होंने, जिस विधायक को इन्होंने लोकसभा, सॉरी माफ करना, राज्यसभा, लोकसभा की तो क्षमता है नहीं, राज्यसभा तक भेजा। क्या नाम है उनका, आप जानते हैं? मैं बात कर रहा हूं संजय सिंह। इस नाम से तो आप लोग काफी वाकिफ होंगे। विधानसभा चुनाव में इनको उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया था, और ये बोलते बहुत अच्छा है, इनकी लफ्ज बहुत अच्छी है। ऐसा लोग कहा जाता है, ऐसा मीडिया में कुछ निकल कर आया है कि ये ब्लैकमेलिया थे, टिकट ब्लैक करते थे दिल्ली के सिनेमा घरों में। ये विधायक बनने से पहले दिल्ली में एक ब्लैकमेलिया थे, टिकट ब्लैक करते थे, लोगों को टिकट की कालाबाजारी करके उनको मनोरंजन कराते थे। ऐसा इनके ऊपर कुछ मीडिया सूत्रों के अनुसार या कुछ रिपोर्टों के अनुसार जो पढ़ने में आया है कि एक ब्लैकमेलिया थे, ये टिकट ब्लैक करते थे। टिकट ब्लैक करने के बाद में इनको मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनको लगा कि एक बहुत अच्छा ईमानदार व्यक्ति है, इनको क्यों ना हम विधायक मंडल में शामिल करें। और इतना ही नहीं, इनको राज्यसभा तक भेज दिया अपने पार्टी से सांसद बनाकर। अगली बारी इनकी थी, ये भी उसी मार्गदर्शन पे चल रहे थे जिसकी कस्में वादे खाते थे, फिर भ्रष्टाचार में ये जेल गए। अब तीसरी बारी आई माननीय उप मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश मनीष सिसोदिया का। अब कहानी शुरू होती है आज इनके पतन का, कि किस प्रकार से इन्होंने दिल्ली को मधुशाला बनाया। 2021 में इन्होंने एक कानून लेकर आए जो था लिकर बिल, यानी इन्होंने कहा कि भाई हम ना दिल्ली की जो लिकर पॉलिसी है इसमें संशोधन करके, और इसमें ना एक अपना रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए एक संशोधन करके इको फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, जिससे लोगों की पहुंच तक शराब और शराब की पहुंच लोगों तक अच्छी हो सके। तत्कालीन राज्यपाल नजीब जंग थे उस समय। इन्होंने राज्यपाल जी को कॉन्फिडेंस में लिए बिना, चूंकि मुख्यमंत्री थे, स्वयंभू थे, इनके पास अधिकार था, अपने मंत्रिमंडल और सचिवों को संगठन बुलाकर इन्होंने एक नई शराब नीति का बिल पास किया। अब शराब नीति में क्या था? शराब नीति में पहला काम यह था कि उन्होंने आयु घटा के कम कर दिया, यानी कि जो शराब पीने की उम्र पहले लोगों की 21, 22, 25 साल हुआ करती थी उस समय की शराब नीति से, उससे उन्होंने घटा के उसको कम कर दिया। इस बात का हवाला देके कि ज्यादा लोग शराब पिएंगे तो राजस्व दिल्ली प्रदेश का ज्यादा इकट्ठा होगा और हम विकास के ऊपर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। दूसरा काम इन्होंने किया कि जहां पर जो ठेके थे, जो ठेके का स्थान जो इन लोग को देना था, उसमें इन्होंने विस्थापन किया। विस्थापन की अर्थात ये कि जहां पर 4 ठेके थे, इन्होंने बोला इकट्ठे 4 ठेके ऐसा करते हैं, पूरा छिड़काव कर देते हैं पूरे राज्य में, यानी सबको बराबर हक मिले शराब में, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। इस पर काफी हो हल्ला हुआ। दिल्ली प्रदेश की महिलाओं ने यहां तक कि आंदोलन तक किया इस बात को लेकर कि आप हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, उनको शराब पिलाकर, आप आयु घटाकर उनके साथ तक, उनके टेबल तक आप दारू शराब पहुंचा रहे हो, आप उनको उत्सुक बना रहे हो ताकि दारू शराब वो लोग पिए और प्रेरित हो इससे। जब इस बात में काफी ज्यादा हाय हल्ला हुआ और तत्कालीन सचिव जो राज्यपाल जी के अधीन थे, उन्होंने इस रिपोर्ट की मुखालफत की और उन्होंने बताया कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं और जो वेंडर्स थे, यानी जिनको ठेका दिया गया, टेंडर दिया गया, वो इनके काफी खास थे और कुछ विशेष लोगों को टेंडर दिया गया एक अच्छी खासी रकम लेकर। देखिए, 2 तरीके के जो टेंडर होते हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी करती है तो ई टेंडरिंग और बाकी अदर प्रक्रियाएं होती है, इसमें 2 तरीके से होती हैं। एक रॉयल्टी होता है और एक वन टाइम पेमेंट होता है। इन्होंने बोला कि देखिए भाई, सब ऐसा है ना कि रॉयल्टी आप छोड़िए, आप वन टाइम पेमेंट कीजिए। जितने भी वेंडर थे 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, इन्होंने एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, शॉप, पॉपुलेशन, डिमांड और सप्लाई के आधार पर। आप 5 करोड़ दीजिए, आप 10 करोड़ दीजिए वन टाइम। 1 साल के लिए आपके पास ठेका है, 5 साल के लिए आपके पास ठेका है, जो जैसा दीजिए, जैसा मर्जी आप बेचिए, आपको पूरा राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है।
कुछ ऐसे तरह होता है ना, जब हम लोग कोई हमारे रिलेटिव में या कोई परिवार में कोई विधायक बन जाता है तो उन विधायक के परिवार रिश्तेदारों के आसपास के सब लोग अपनी गाड़ियों पे विधायक लिखवा के घूमते हैं। विधायक प्रतिनिधि, विधायक के फूफा, विधायक के चाचा, विधायक के मामा, विधायक के भाई। कुछ ऐसे ही ठेकेदारों की कहानी थी, वेंडर्स की कहानी थी कि जो उनको पूरी तरीके से आजादी दे दी थी दिल्ली में खुले तौर पे शराब बेचने के लिए। यहां तक की नौबत आ गई कि दिल्ली राज्य में शराब होम डिलीवरी होने लग गई। आप सोचिए, ग्रोसरी की तरह कितना बढ़िया कल्चर कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, एक वेस्टर्न कल्चर ला दिया दिल्ली प्रदेश में। इस चीज में ये परिपक्व थे। दूसरा, इन्होंने, क्योंकि ये इनकम टैक्स में अधिकारी रह चुके थे, दूसरा सबसे समझदारी वाला काम किया कि इन्होंने अपने पास कोई भी विभाग नहीं रखा। ना इन्होंने गृह विभाग रखा, ना इन्होंने आबकारी विभाग रखा, ना इन्होंने कोई शिक्षा विभाग रखा या पीडब्ल्यूडी रखा, कुछ भी नहीं रखा। हालांकि इनके साले के ऊपर आरोप भी लगा कि उनको लाभ दिलाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने संस्तुति की थी। अब जो मेन गिरफ्तारी हुई वो हुई मनीष सिसोदिया की शराब नीति में। शराब नीति में गिरफ्तार होने के बाद में इसमें आपके संजय सिंह भी शराब नीति में गिरफ्तार हुए। अब कहानी आती है अरविंद केजरीवाल का, यानी कि मुख्य आरोपी का। अरविंद केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी ने तकरीबन 2, 3, 4 नहीं 9 बार सम्मन भेजा कि आप आइए, यदि आप निष्पक्ष हैं, यदि आपने कोई दोष नहीं है, आपने कोई गलती नहीं की, आपने नीतियों में आपका कोई हाथ नहीं है, आप आइए और जांच में सहयोग कीजिए। इन्होंने बहुत सारी अपनी एक्सक्यूजेस दिए, बताए हम कभी चुनाव चल रहा है यहाँ पर हम जा रहे हैं, कभी अलग अलग विपासना में चले जाते थे, कभी अलग अलग तरीके से व्यस्त हो जाते थे। हालांकि मुख्यमंत्री थे, इतना अधिकार था। जब इनको लगा 5वें सम्मन के बाद इनको लगा कि शायद मामला बिगड़ जाएगा, तो उच्च न्यायालय चले गए, उच्च न्यायालय से राहत मांगने के लिए कि हमारे ऊपर कोई कार्यवाही ना किया जाए, क्योंकि हम एक विशेष व्यक्ति हैं। याद कीजिए, ये वही व्यक्ति है जिसने अपने आप को सामान्य नागरिक बताकर दिल्ली की राजनीति में पैर रखा था। ठीक है, राजनीति क्या चीजें कहां से कहां पहुंच गया, वही व्यक्ति, मैं सेम व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं। आज अच्छी खासी सिक्योरिटी लेके चलने वाला, शीश महल में रहने वाला, ईडी से डर रहा था वो व्यक्ति। 5वें सम्मन के बाद अगली बार यही 6ठे सम्मन की, 7वें सम्मन की 20 मार्च 2024 को इनके लिए अगला सम्मन जारी किया जाता है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट से, जो कि 9वां सम्मन था। ठीक 21 मार्च 2024 को माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख करते हैं। किस लिए करते हैं रुख? ताकि उनको ईडी से राहत मिल सके, उनके ऊपर कोई कार्यवाही ना किया जाए। अच्छा, उनके ऊपर अगर कोई कार्यवाही की जाए तो दंडात्मक कार्यवाही ना की जाए। पॉइंट टू बी नोटेड। अब जब ईडी ने उच्च न्यायालय से ही पूछा गया, जब उच्च न्यायालय ने भी ईडी से भी पूछा कि भाई आपके पास क्या तथ्य, उन्होंने बोला कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने सीधा निर्देश दिया कि इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। यदि उनके पास कोई पुख्ता सबूत है, आप जांच में सहयोग कीजिए, यदि आप दोषी पाए जाएंगे तो गिरफ्तार करने का उनको पूरा अधिकार है। ये पूरा दिन ड्रामा चलता रहा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, यानी कि ईडी ने, इनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद में रात को ही तकरीबन 1 बजे के आसपास में इनकी पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख कर गए राहत मांगने के लिए कि इस पर आप रोक लगाइए। हा हल्ला हो गया। ईडी ने जांच करके, ईडी ने अपने सबूतों के साथ में इनको गिरफ्तार करके, इनका मेडिकल करा के अपने कार्यालय लेकर चलेगी जाकिर हुसैन मार्ग पे, और फिलहाल इनको गिरफ्तार करके अपने पास रखा गया। ये जो विश्लेषण मैं आपको बता रहा हूं, इस समय तक दिल्ली के मुख्यमंत्री इन्फोर्समेंट डायरेक्ट के कब्जे में, यानी कि उनके हिरासत में है और एक तरह से गिरफ्तार है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। चूंकि इनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम दिल्ली से, यानी कि दिल्ली के जेल से दिल्ली सरकार चलाएंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं। जब ये यमुना को साफ कर दिए, इन्होंने भ्रष्टाचार को साफ कर दिया, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये आम आदमी है, ये अपने आप को खास कभी नहीं बोलते, लेकिन काम इनके खास वाले हैं। ये खास काम करेंगे। ये तिहाड़ जेल से दिल्ली की सत्ता चलाएंगे। ये कहते थे हम दिल्ली के मालिक हैं, ये दिल्ली के मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जनता की अदालत में जनता सर्वोपरि है। फैसला अब जनता की अदालत में जा चुका है।
अब जनता ने फैसला करना है कि आगे आने वाली राजनीति में या आगे आने वाले समय में दिल्ली का परिवेश कैसा होगा। जुड़े रहिए एजी शो में, देखते रहिए हमें। नमस्कार, धन्यवाद।